Hi guys, I welcome you to another brand new video on DIY Banking with अमनदीप। और मेरा नाम है अमनदीप सिंह होरा। और आज के इस वीडियो में मैं और आप मिलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो आरबीआई के 5 मई 2021 के सर्कुलर के हिसाब से जो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 या आसान भाषा में कह लें तो लोन रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 की जो पॉलिसी उन्होंने अपने वेबसाइट पे अब अपलोड कर दी है, उसे पॉइंट बाय पॉइंट पूरी डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। एंड इंटरनेट पे तमाम बोरोवर्स के जो भी क्वेरीज चल रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिस्ट्रक्चरिंग को लेके, जैसे कि कौन से लोन्स हैं जो एलिजिबल होंगे, एज अ बोरोवर अगर आपको एलिजिबल होना है तो आपको क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, देन किस टाइप के एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे, क्या कोई नई लोन प्रोसेसिंग फी लगेगी, इसमें आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या होगा, वो सेम रहेगा या कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने रहेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको रिलीफ क्या मिलेगा, कितने महीने का रिलीफ मिलेगा और किस फॉर्म में मिलेगा। तो ऐसे तमाम जो जवाब हैं वो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर इस वीडियो का कोई भी सेगमेंट बिना स्किप किए अगर ये पूरा वीडियो आप एंड तक देख लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आपको बहुत ही क्लियरली आज मिलने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपसे शेयर कर दूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो 5 मई 2021 को लोन रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 की पॉलिसी रिलीज की थी, उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो हम ऑलरेडी इस चैनल पे कर चुके हैं। उसका लिंक अभी ऊपर आई बटन में आ गया होगा और उसका जो थंबनेल फोटो है वो आपके स्क्रीन पे भी आ गया होगा। तो जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं इस पॉलिसी के, जैसे कि इन्वोकेशन क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, तो ऐसे तमाम जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो हम इस वीडियो में इन डेप्थ ऑलरेडी समझा चुके हैं, तो उनको फिर से हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मेरा सजेशन आपसे ये रहेगा कि ये स्टेट बैंक का वीडियो पूरा देखने के बाद आप ये आरबीआई वाला वीडियो भी पूरा देख लें, ताकि इन दोनों को मिला के ये पूरी पॉलिसी और गाइडलाइन जो है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और अगर आपका एसबीआई बैंक का कोई मैनेजर है जो आपको लगता है कि पूरा नॉलेज नहीं रखते हुए आपके साथ डील कर रहा है, आपको कोई बेनिफिट कम दे रहा है, तो आप वो आरबीआई की पॉलिसी को भी रेफर करके उसको आपकी तरफ से जवाब दे सकते हैं। और एसबीआई से पहले गाइस हम एचडीएफसी बैंक की इस पॉलिसी को पूरी तरह कवर कर चुके हैं। उसका थंबनेल फोटो अभी आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा और उसका जो लिंक है वो ऊपर आई बटन में डाल दिया है। तो इस डिटेल वीडियो में एचडीएफसी बैंक का लोन रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 हमने पॉइंट बाय पॉइंट इन डेप्थ कवर किया हुआ है। तो अगर आप उधर के भी बोरोवर हैं तो आप वो वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ हमने एचडीएफसी होम लोन्स, जो होम लोन कंपनी है इंडिया की सबसे बड़ी, उसकी भी इस पॉलिसी का पॉइंट बाय पॉइंट एनालिसिस जो है वो हमारे एक सेपरेट वीडियो में किया हुआ है। उसका भी अभी थंबनेल फोटो आपके स्क्रीन पे आ गया होगा और लिंक आई बटन में आ गया होगा। तो इनमें से भी अगर किसी कंपनी से आपने कोई लोन अवेल किया है तो आप ये वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। और हमारे चैनल का एंडेवर यही रहेगा कि गोइंग फॉरवर्ड हम और भी जो बड़े बैंक हैं जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा या कुछ एनबीएफसी हैं जैसे बजाज फाइनेंस, इनके भी जो पॉलिसीज रोल आउट हुए हैं इनको एक के बाद एक कवर करते रहें। सो ग्रेट गाइज, अब चलते हैं डायरेक्टली मेरी कंप्यूटर स्क्रीन में जहाँ पे हम एसबीआई का वेबसाइट खोल लेते हैं और वहाँ पर देख लेते हैं कि कहाँ पे हमें कौन से लिंक यूज़ करके हमारे काम की चीज़ें ओपन करनी है। और आगे बढ़ने से पहले गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपके टाइम का 1 मिनट निकाल के प्लीज़ नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके जस्ट बाजू में जो एक बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि गोइंग फॉरवर्ड कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और इस तरीके के सारे इंसाइटफुल अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। सो ग्रेट गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये हमने sbi.co.in जो उनका मेन वेबसाइट होम पेज है उसको ओपन कर लिया है। और यहाँ पे जो फ्लैश में चल रहे हैं काफ़ी सारे लिंक्स, उनका जो सेकंड लिंक है उस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिएंगे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे SBI रिलीफ टू रिटेल बोरोवर्स अंडर कोविड-19 स्ट्रेस। तो यहाँ पे चेक योर एलिजिबिलिटी नाउ पे हमने क्लिक किया है तो आप देखेंगे कि एक सेपरेट वेब पेज बना दिया है SBI ने, covid19 restruct.sbi.co.in, ऊपर यहाँ पे आप एड्रेस में देख पा रहे होंगे। तो एक अलग ही वेब पेज बना दिया है। यहाँ पे जो है इस रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो पहले ये होम पेज पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे लोन अकाउंट नंबर का एक बॉक्स दिया हुआ है। आपका नंबर यहाँ टाइप करके आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उनके ऊपर ओटीपी आ जाएंगे और उसके थ्रू लॉगिन करके आप जो है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना शुरू कर सकते हैं। बट एप्लीकेशन फिलअप करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ओवरऑल ये पॉलिसी अनाउंस क्या की है एसबीआई ने और क्या चीज़ों को माइंड में रखते हुए आपको एप्लीकेशन फिलअप करना है। तो वो पार्ट जो है वो सबसे एंड का है। पहले हम पढ़ लेते हैं कि इस वेब पेज पे क्या लिखा हुआ है एसबीआई ने यहाँ नीचे से। तो यहाँ लिखा हुआ है कि प्राइमरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिस्ट्रक्चरिंग अंडर आरबीआई रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 फॉर कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस। तो सबसे प्राइमरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बोरोवर का क्या होना चाहिए, तो बहुत ही सिंपल 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि पोर्टल जो है सिर्फ एग्जिस्टिंग पर्सनल सेगमेंट ईएमआई बेस्ड लोन्स को सर्विस कर रहा है। तो एक दो चीज़ें यहाँ पे, पर्सनल सेगमेंट और ईएमआई बेस्ड। तो पर्सनल सेगमेंट का मतलब है कि जो इंडिविजुअल बोरोवर्स हैं, जो रिटेल बोरोवर्स हैं, उन्हें जो उस सेगमेंट को जो लोन्स कैटर करते हैं वो।
तो इसमें आपके कॉर्पोरेट्स, एमएसएमईज वगैरह नहीं आएंगे। और पर्सनल सेगमेंट के भी ईएमआई बेस्ड लोन्स, यानी अगर उस लेवल पे कोई प्रोप्राइटर को कोई वर्किंग कैपिटल लोन वगैरह दे रखा है तो ऐसा ये लोग बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि वो भी कवर्ड नहीं है, सिर्फ ईएमआई बेस्ड लोन्स है। तो सीसी, ओडी वगैरह अभी कवर नहीं है। और एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया है होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन एक्सेट्रा अवेल्ड बिफोर 1 अप्रैल 2021। तो अगर आपने 1 अप्रैल 2021 के बाद कोई लोन अवेल किया है स्टेट बैंक से तो इस पॉलिसी के अंडर आप एलिजिबल नहीं है। देन एक आरबीआई का स्टैंडर्ड क्लॉज कि अकाउंट शुड नॉट बी एनपीए एज ऑन 31 मार्च 21। तो वो आपका अकाउंट जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए उस दिन को। और लास्ट है कि दिस फैसिलिटी इज एप्लीकेबल ओनली इन दोज केसेस वेयर स्ट्रेस इज ऑन द अकाउंट ऑफ कोविड-19 रिलेटेड इशूज। तो अगर कोविड-19 रिलेटेड कुछ स्ट्रेस आपके बिजनेस में या आपकी जॉब में हुआ था तो ही आप एलिजिबल हैं। अगर किसी और रीजन से हुआ था तो इस रिस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइन के अंडर आप एलिजिबल नहीं है। तो गाइस ये मेन वेब पेज पे तो एसबीआई ने बहुत ही क्रिस्प 3 पॉइंट दिए हैं। तो फिर बची हुई पॉलिसी कहाँ है? तो जवाब बहुत ही सिंपल है। एकदम कॉर्नर में अगर हम आए इस पेज के टॉप राइट कॉर्नर में तो FAQs करके एक छोटा सा बटन दिया है और इस छोटे से बटन को जो हम ओपन करते हैं तो आप देखेंगे, देखिए ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है खुल गए एंड ये देखिए इनका नंबर देखिए कितना है। ये कुल मिला के कुछ 33 FAQs दिए हैं जिसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं। और आई डोंट नो क्यों इसको इतना कॉर्नर में वहाँ छुपा कर एक लिंक दे दिया है। इसको तो अच्छे से स्क्रीन के मिडिल में फ्लैश करना चाहिए था ताकि सारे ही बोरोवर्स पढ़ सकें। पर वही अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि शायद जो लोग ये करते हैं मे भी शायद इतनी दूर की सोचते नहीं है, तो थोड़ा सा बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। बट एनीवे आप DIY बैंकिंग पे यहाँ पे हम छोटा लिंक हो या बड़ा हम जो है खोल के सारे इन डेप्थ कवरेज जो है वो कर ही लेंगे। तो अब अपने कन्वीनियंस के लिए आई थिंक हमें एक काम करना चाहिए कि हमें ये जो पूरे क्वेश्चंस हैं उन्हें कॉपी कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही स्मॉल विंडो ओपन हो रहा है तो थोड़ा इनकन्वीनियंस हो सकता है आपको भी पूरे वीडियो में देखने में। तो इसके यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया है और एक न्यू वर्ड फाइल में सिंपली जो है पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे से हम पेस्ट कर लेते हैं इस तरह से। तो आप देखेंगे पूरे एज इट इज़ 33 जो क्वेश्चंस हैं वो पेस्ट हो चुके हैं और इसको अब हम फुल मोड में ले जाते हैं, रीड मोड में, ताकि क्लियरली आपको विजिबल रहे। सो गाइस यहाँ पे अब ये पूरा विजिबल हो गया है। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है अगेन फॉर रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 पर्सनल सेगमेंट लोन्स। तो अब पहला FAQ है यहाँ पे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क। ये हमारे RBI वाले वीडियो में हम फुल्ली कवर कर चुके हैं और पर्पस सिंपल है, कोविड-19 का जो एक्ट है उससे फाइट करने के लिए बोरोवर्स को एक रिलीफ दिया जा रहा है। तो अब चलते हैं सेकंड FAQ पे जो पूछता है हाउ डू आई नो दैट आई एम एलिजिबल फॉर रेजोल्यूशन अंडर दिस फ्रेमवर्क। तो कौन एलिजिबल होगा इस फ्रेमवर्क के अंडर? सो आंसर सेज अ बोरोवर विल बी कंसिडर्ड एज अफेक्टेड बाय कोविड-19 इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो एक बोरोवर तभी कोविड-19 से अफेक्टेड माना जाएगा जब ये जो नीचे के 5 दिए हुए कंडीशन है उनमें से कोई भी एक मिनिमम एक फुलफिल होती है। तो पहला है रिडक्शन इन सैलरी और इनकम ओवर February 2020 लेवल्स, क्योंकि मार्च 2020 से इंडिया में लॉकडाउन लगा था इस पेंडेमिक के कारण, तो इसलिए February 20 के जो लेवल्स हैं आपकी इनकम के उनको बेस लेवल माना जा रहा है आपके पेंडेमिक से पहले की इनकम का। और इसलिए बोला जा रहा है कि अगर आपकी सैलरी में या इनकम में रिडक्शन हुआ है February 2020 के बाद तो आप एलिजिबल हैं। देन रिडक्शन और सस्पेंशन इन सैलरी ड्यूरिंग लॉकडाउन। सो लॉकडाउन के दौरान अगर आपका जो सैलरी है उसमें कुछ रिडक्शन हो गया है या सैलरी सस्पेंड हो गई है टेम्परली, आपके जो एम्प्लॉयर है उसने बोल दिया था कि कुछ 5 महीने 6 महीने तक वो लोग सैलरी नहीं दे पाएंगे, तो वो सब यहाँ पे कवर्ड है। देन थर्ड है जॉब लॉस और क्लोजर ऑफ बिजनेस। तो आपकी ऑल टुगेदर सैलरी रिड्यूस या सस्पेंड नहीं हुई है पर ऑल टुगेदर आपको टर्मिनेट कर दिया गया, आपकी जॉब जा चुकी है। तो थर्ड वो सिनेरियो है। और उसके साथ ही लिखा हुआ है क्लोजर ऑफ बिजनेस कि अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो आपका बिजनेस जो है वो टोटली शट हो चुका है। देन फोर्थ पॉइंट है क्लोजर ड्यूरिंग लॉकडाउन और रिड्यूस्ड एक्टिविटी ऑफ यूनिट्स, शॉप्स, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल्स बिजनेसमैन। तो ये फोर्थ पॉइंट जो है वो थोड़ा और बिजनेसमैन की तरफ फोकस्ड है, जिसमें वही लिखा है कि अगर उसकी जो एक्टिविटी हो बहुत रिड्यूस्ड हो गई हो या फिर ऑल टुगेदर क्लोजर ही हो गया हो तो उसके कारण जो इम्पैक्ट है वो भी यहाँ पे कवर्ड है। एंड फिफ्थ और लास्ट पॉइंट जो है इस सेकंड FAQ का वो है कि नो रिडक्शन इन सैलरी। ध्यान से देखिएगा कि नो रिडक्शन इन सैलरी बट सेल्फ एंड फैमिली मेंबर्स अफेक्टेड बाय कोविड एंड इनकर्ड सब्सटैंशियल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। तो ये गाइस काफ़ी एक अच्छा पॉइंट है SBI में, ये मैंने दूसरे अभी तक HDFC बैंक वगैरह में नहीं देखा। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपकी सैलरी में या इनकम लेवल्स में कोई रिडक्शन नहीं हुआ है पर आप खुद या आपके इमीडिएट जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इफेक्ट हो गए थे कोविड से, और इतने ज़्यादा इफेक्ट हो गए थे कि एक सब्सटैंशियल एक्सपेंडिचर, एक सब्सटैंशियल फाइनेंशियल बोल सकते हैं लॉस या फाइनेंशियल एक्सपेंस जो है वो आपको बियर करना पड़ा है कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर ऐसा कोई केस है आपका, एंड ऑफकोर्स आपको ऐसा प्रूव करना पड़ेगा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो ऐसा भी कोई अगर केस है तो ये फिफ्थ ऑप्शन में वो भी कवर हो रहा है।
तो ये 5 ऑप्शंस की हमने बात करी कि अगर इन पांचों में से मिनिमम एक भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इस रिस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क के अंडर। तो अब हम मूव ऑन करते हैं FAQ नंबर 3 पे। विच आर द लोन्स कवर्ड अंडर दिस फ्रेमवर्क? कौन से लोन्स कवर्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि SBI इतना बड़ा बैंक है और इतने अलग अलग टाइप के लोन्स और प्रोडक्ट्स अभी अलग अलग नाम से चलते हैं कि एक कन्फ्यूजन होना बहुत ही लाजमी है कि हमारा जो लोन है वो कवर्ड है कि नहीं इस फ्रेमवर्क के अंडर। तो यहाँ पे बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन दी हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स कवर्ड हो सके। तो पहला है यहाँ पे हाउसिंग एंड अदर रिलेटेड लोन्स। तो हाउसिंग लोन तो सिंपल है, अगर आपका HL चल रहा है हाउसिंग लोन तो वो इस पे एलिजिबल है। देन अदर रिलेटेड लोन्स में आ गया कि आपने लोन अगेंस्ट हाउसिंग प्रॉपर्टी लिया हुआ है, या फिर लोन फॉर रिनोवेशन ऑफ हाउसिंग प्रॉपर्टी, लोन फॉर रिफर्बिशमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, हाउसिंग प्रॉपर्टी। देन कोई अगर रेसिडेंशियल लैंड के लिए आपने किसी तरह का लोन लिया हुआ, तो इस तरह के रिलेटेड जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रिलेटेड लोन्स हम बोल लेते हैं यहाँ पे, अगर वो लोन है आपके पर्सनल कैपेसिटी में तो वो सभी यहाँ पे एलिजिबल हैं। एंड सेकेंड है एजुकेशन लोन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी, बहुत जो स्टूडेंट्स अभी एक काफ़ी टफ टाइम से गुजर रहे हैं, तो डेफिनेटली एजुकेशन लोन्स इंक्लूडेड हैं। देन ऑटो लोन्स, तो व्हेन यू से ऑटो लोन्स इसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों लोन्स आ गए। एंड एक एक्सक्लूजन यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है कि अदर देन लोन्स फॉर कमर्शियल यूज़। तो अगर आपको कोई कमर्शियल व्हीकल लोन है, जैसे कि कोई ऑटो है या कोई ट्रक है या वैसा कोई लोन है, तो वो सब इस गाइडलाइन के अंडर अभी कवर्ड नहीं है जिसका पॉलिसी हमने ओपन किया हुआ है। एंड चौथा एक फिर बहुत ही एक ब्रॉड कैटेगरी डाल दिया पर्सनल लोन्स। तो पर्सनल लोन्स जनरली एक ब्रॉड कैटेगरी होती है क्योंकि इसका जो एंड यूज़ होता है वो इतना डिफाइंड नहीं होता है, केस टू केस अलग होता है। तो एक पर्सनल लोन आप एक बच्चे की शादी में स्पेंड करने के लिए भी ले सकते हैं, या और किसी भी पर्सनल नीड के लिए आपने उठाया हो सकता है। तो वो सभी टाइप के पर्सनल लोन्स जो EMI बेस्ड हैं और आपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में लिए हुए हैं, वो सब यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू FAQ नंबर 4 नाउ, विच इज़ अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन। आर ऑल द लोन्स अंडर अबव कैटेगरीज एलिजिबल? तो क्या सारे लोन्स एलिजिबल हैं? आंसर स्टार्ट ही होता है ना से कि नो। टू बी एलिजिबल अंडर द फ्रेमवर्क द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल्ड। तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी कंडीशन है योर लोन शुड बी स्टैंडर्ड अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 21। तो स्टैंडर्ड का मीनिंग गाइस ध्यान से समझ लीजिए, ये RBI वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे भी क्विकली रिपीट कर देता हूँ। स्टैंडर्ड का मीनिंग ये नहीं होता है कि आपका अकाउंट रेगुलर होना चाहिए, जिसमें कोई भी एक पैसे का भी ओवरड्यू नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मीनिंग होता है कि अप टू 89 डेज तक भी अगर आप ओवरड्यू हैं तो भी आप स्टैंडर्ड हैं और आप एलिजिबल हैं इस फ्रेमवर्क के अंडर। और अगर 90 डेज ओवरड्यू हो जाता है और आप NPA हो चुके हैं तब आप स्टैंडर्ड नहीं है। तो NPA अकाउंट्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं है इस फ्रेमवर्क के अंडर। NPA के अंदर तक जो भी ओवरड्यूज हैं वो वाले अकाउंट्स भी एलिजिबल हैं। इसलिए प्लीज़ इस पॉइंट पे कंफ्यूज होकर अपना ये हक आप छोड़ मत दीजिएगा, डेफिनेटली अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। देन इसका सेकंड पॉइंट है यू शुड हैव बीन अफेक्टेड बाय कोविड-19 पेंडेमिक एंड फुलफिल एनी ऑफ द कंडीशंस स्टेटेड इन FAQ नंबर 2 अबव। तो नंबर 2 में हमने ऊपर अभी काफ़ी डिटेल में वो 5 पॉइंट्स की बात करी थी एलिजिबिलिटी की, तो वो होने चाहिए, ये एक रिपीटेड पॉइंट है। एंड थर्ड पॉइंट है यहाँ पे कि यू हैव नॉट अवेल्ड मोरेटोरियम अंडर अर्लियर रिस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क। तो जो अगस्त 2020 में आपको याद होगा 6 अगस्त को आया था RBI का एक रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क, उसको अब RF 1.0 बोल रहे हैं यहाँ पे। तो उस फ्रेमवर्क के अंडर लास्ट ईयर आपने कोई रिलीफ नहीं लेना हुआ चाहिए, और अगर आप ऑलरेडी ले चुके थे तो आप एकदम से डिसअपॉइंट मत हुई, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी ले चुके थे तो उसमें फिर ये ऑप्शन है कि अगर आपने 24 मंथ्स तक पूरा का पूरा जो बेनिफिट है वो नहीं ले लिया था, उसके अंदर का कुछ ले लिया था, तो बचा हुआ जो बेनिफिट है वो आप अब उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक अच्छे एग्जांपल से सिंपली समझा दिया है कि इफ़ अवेल्ड मोरेटोरियम ऑफ 18 months अंडर RF 1.0 then you may apply to extend it to 6 more months so that the total moratorium under both the framework does not exceed 24 months। तो अगर आपने 24 मंथ्स के अंडर ही किया था, 18 महीने किया था इस एग्जाम्पल में, तो 6 और महीने के मोरेटोरियम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगेन आप बहुत ही क्लियर रहिए कि ये सिर्फ अप्लाई करना हमारे हाथ में है, जैसे कि रिस्ट्रक्चरिंग 1.0 में भी था कि अप्लाई करना बोरोवर का हक है, बट उसके बाद अब वो अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा वो अथॉरिटी अब जो है वो बैंक्स के पास दे दी गई है। एंड एक और बार ये भी रिपीट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो एक अपील पेंडिंग थी, एक PIL पेंडिंग थी कि मोरेटोरियम जो है वो फिर से मिलना चाहिए फ्लैट आउट सारे बोरोवर्स को अगले 6 महीने के लिए। उस केस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है कि ये सब डिसीजंस उनके परव्यू में नहीं आते, और ऐसा कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिलकर लेना है, और इन दोनों ने मिलकर ये रिस्ट्रक्चरिंग का ही पॉलिसी दिया है। तो मोरेटोरियम पाने का अगर अब कोई रास्ता है तो वो अब ये रिस्ट्रक्चरिंग का रास्ता ही है। सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू FAQ नंबर 5 विच सेज हाउ टू अप्लाई फॉर रिलीफ अंडर अबव फ्रेमवर्क। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, ऑपरेशनल एस्पेक्ट अब यहाँ पे आ रहा है।
तो फर्स्ट पॉइंट बात कर रहा है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि एक OTP के थ्रू आपका एप्लीकेशन वैलिडेट किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ये जिस वेबसाइट से हमने FAQs डाउनलोड किए थे, ये अनफॉर्चुनेटली भी सेशन लॉगआउट हो गया, मैं वापस एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो हमारा विंडो था, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लोन अकाउंट नंबर है, तो यहाँ से OTP जनरेट करके आपको अप्लाई करना है अगर ऑनलाइन रूट से आप जा रहे हैं तो। और सेकंड पॉइंट जो है ऑफलाइन रूट की बात कर रहा है कि यू कैन ऑल्सो विजिट द ब्रांच वेयर योर अकाउंट इज मेंटेन्ड एंड सबमिट योर एप्लीकेशंस देयर अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो आप ब्रांच में जाके भी कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है उसकी बात नेक्स्ट पॉइंट में की गई है, तो आ जाइए वो कवर कर लेते हैं। तो गाइस अब आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस होल डॉक्यूमेंट, जो है व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड सबमिटेड व्हाइल अप्लाइंग। So copies of the following documents may be uploaded or may be submitted along with the application form at the home branch। तो अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको अपलोड करना है इसी लिंक में, जब आप अंदर जाएंगे OTP डाल के तो आई एम श्योर एक ऑप्शन आएगा इसको अपलोड करने का। और अगर आप ब्रांच में दे रहे हैं तो फिजिकली आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं नीचे दिए गए वो सबमिट करने हैं। ये अगर ऑफलाइन जा रहे हैं तो एक कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर रहे हैं, ये जो लिस्ट ऑफ FAQs है इनको कवर करने के बाद हम SBI की वेबसाइट पे ही जाकर ये फॉर्म्स का भी फॉर्मेट अपलोडेड है उन्हें भी खोल के एक बार कवर कर लेंगे कि एग्जैक्टली ये फॉर्म्स क्या हैं। ठीक है, सो यहाँ पे पहला पॉइंट है सैलरी स्लिप्स और इनकम डॉक्यूमेंट फॉर द मंथ ऑफ February 2020। तो अगेन जैसा हमने बात की थी February 20 जस्ट एक महीना पहले था पेंडेमिक अनाउंस होने से, तो इसलिए उसको बेस मंथ माना हुआ है। तो उस मंथ की सैलरी स्लिप या इनकम डॉक्यूमेंट। अच्छा, यहाँ पे बार बार और में चीज़ें चलेंगी क्योंकि एक सैलरीड एम्प्लॉय की बात हो रही है यहाँ पे, और जो फिर ओब्लिक है स्लैश है उसके बाद हमेशा बात हो रही है बिजनेस रिलेटेड इनकम वालों की। तो कोई बिजनेसमैन है या कोई प्रोफेशनल है, जैसे कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, या इस तरह कोई प्रोफेशनल सर्विस कोई रेंडर कर रहा है। मैं डॉक्टर का भी एग्जांपल दे सकता था यहाँ पर, बट वो एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि डेफिनेटली कोविड-19 के बाद जनरली स्पीकिंग कोई डॉक्टर्स तो थैंकफुली स्ट्रेस में नहीं है, और ये हम सबके लिए अच्छा ही है कि वो लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस में नहीं है। तो एनीवे, तो इस तरीके का हमेशा दो तरीके से बात की जाएगी हर पॉइंट में। तो पहले पॉइंट में सैलरी स्लिप और इनकम डॉक्यूमेंट फॉर द मंथ ऑफ February 2020। फिर सेकंड पॉइंट में a declaration of estimated salary or income immediately after the end of the desired moratorium period, maximum 24 months। तो डिजायर्ड वर्ड का यहाँ पे मतलब है कि आप जो डिजायर कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके एप्लीकेशन फॉर्म में SBI आपसे ही सामने से पूछ रहा है कि जो मैक्सिमम बेनिफिट है 24 मंथ्स का जो अलाउड है देना इस पॉलिसी के अंडर, उसमें से आप कितने महीने का डिजायर कर रहे हैं। आप पूरे 24 का कर रहे हैं या 18 का कर रहे हैं, 12 का कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वो जो भी आप डिजायर कर रहे हैं उतने महीने का मॉरेटोरियम खत्म होने के बाद आपकी एस्टिमेटेड सैलरी या इनकम क्या होने वाली है आपके हिसाब से, अलॉन्ग विद द अंडरलाइंग अजम्पशन। तो एक आपको एक बताना है कि किस बेसिस पे आप वो एस्टिमेट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी ने ऐसा कुछ इंडिकेटिव आपको ईमेल दे रखा है या लेटर दे रखा है कि 100 महीने के बाद से वापस से सैलरीज देना स्टार्ट कर देंगी, या कुछ कम लेवल पे सैलरी देना स्टार्ट कर देंगी, या अगर आपका बिजनेस है तो आप उस हिसाब से आपके क्या इंडस्ट्री में आप है और वो इंडस्ट्री कब तक ओपन अप होती दिखाई दे रही है लॉकडाउन के बाद। तो वो ऐसे कुछ आप जो है लॉजिक देकर और एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि आपकी एस्टिमेटेड इनकम क्या रहने वाली है। तो इससे बैंक को ये समझ में आएगा कि आपको मॉरेटोरियम देके कोई फ़ायदा भी है नहीं। ये फ्रेंड्स मैं क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आपको हार्श साउंड कर रहा होगा, बट मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए बैंक्स अगर अभी इसके अंडर 24 महीने का मॉरेटोरियम तो दे दे सारे बोरोवर्स को, बट फिर ऐसे बोरोवर्स को देकर फ़ायदा नहीं है जो 25वें महीने से भी लोन को रीपे नहीं करने वाले हैं। दैट मीन्स अब कोविड-19 से उनका जो काम है या जॉब है इतनी बुरी तरह इंपैक्ट हो गई है कि अब वो इनकम कभी वापस ही नहीं आने वाली है। तो फिर ऐसे केसेस को अननेसरी और 2 साल से स्ट्रेच करके बाद में NPA डिक्लेयर करने से अच्छा है कि वो आज ही उस पर NPA डिक्लेयर करके और उसको राइट ऑफ करें। तो इसलिए ये जानना उनके लिए ज़रूरी रहेगा कि मॉरेटोरियम खत्म होने के नेक्स्ट मंथ से आपकी इनकम क्या एस्टिमेटेड है आपके खुद के ओपिनियन में और क्या लॉजिक से। ठीक है, देन थर्ड है लेटर ऑफ डिस्चार्ज और टर्मिनेशन फ्रॉम जॉब इन केस ऑफ जॉब लॉस। तो अगर आपका जॉब लॉस हो गया तो डेफिनेटली कंपनी ने एक लेटर दिया रहेगा राइटिंग में कि आपको जो भी रीज़न से वो लोग को निकालना पड़ रहा है। तो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्री आपको प्रूफ देना है कि आपकी जॉब जो है उसका लॉस हुआ है। देन फोर्थ पॉइंट है अकाउंट स्टेटमेंट्स ऑफ द अकाउंट वेयर सैलरी इज क्रेडिटेड इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉइज। तो एज अ सैलरीड एम्प्लॉय जिस भी अकाउंट में आपकी मंथ ऑन मंथ सैलरी आती है या आती थी, तो वो अकाउंट का जो स्टेटमेंट है वो 6 महीने का आपको सबमिट करना है। या फिर बिजनेसमैन के केस में स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग अकाउंट। तो बिजनेसमैन के केस में जो भी आपका मेन ऑपरेटिंग करंट अकाउंट है जिसमें सारे के सारे सेल्स के जो पैसे आपके आते थे और सारे जो आपके खर्चे हैं वो उस अकाउंट से पे होते थे, उस अकाउंट का स्टेटमेंट का कॉपी आपको देना रहेगा। और वो कितने मंथ्स का, फॉर लास्ट 6 मंथ्स एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो आप अगर 1 जुलाई को ये एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हैं तो 1 जुलाई से पहले वाले 6 महीने यानी 1 जनवरी से 30 जून 2021 तक का जो अकाउंट स्टेटमेंट है उसकी एक कॉपी आपको सबमिट करनी रहेगी। देन फिफ्थ पॉइंट है RT-PCR रिपोर्ट्स।
और हॉस्पिटलाइजेशन एंड अदर रिलेटेड मेडिकल बिल्स। तो ये पॉइंट एक आ रहा है, इसको ऑप्शनल करके लिख दिया इन्होंने यहाँ पे, तो एक ऑप्शनल है, बट अगेन अगर आप, मैं तो ये बोलूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जो ये दिखा पाएँ कि आपको कोविड के कारण फाइनेंशियल स्ट्रेस हुआ है। अगेन गाइज रिपीट कर रहा हूँ, इस फ्रेमवर्क में बैंक वही एप्लीकेशंस आसानी से अप्रूव कर पाएगी जहाँ पे कोविड रिलेटेड फाइनेंशियल स्ट्रेस, दो चीज़ें, कोविड रिलेटेड होना चाहिए स्ट्रेस और फाइनेंशियल स्ट्रेस होना चाहिए। आपको अगर कोई इमोशनल स्ट्रेस है या और किसी टाइप का कोई फैमिली स्ट्रेस है तो उसके लिए बैंक के हाथ भी बंधे रहेंगे, पर फाइनेंशियल स्ट्रेस अगर आप प्रूव कर पाते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए ईजी रहेगा इस एप्लीकेशन को अप्रूव करना। ठीक है, तो यहाँ पे, और अगर आपका वो वाला रूट आप चूज़ कर रहे हैं जो फिफ्थ पॉइंट हमने ऊपर सेकंड FAQ में पढ़ा था कि आप इस कारण से क्लेम कर रहे हैं ये रिस्ट्रक्चरिंग बिकॉज आपके जो खुद हैं या आपके फैमिली मेम्बर हैं वो सीवियरली इल पड़ गए थे कोविड-19 से और उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है, तो ये सब जो बिल्स हैं उस चीज़ को प्रूव करने के काम में आएंगे। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे है सिंपल डिक्लेरेशन फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है उनसे एक सिंपल डिक्लेरेशन चाहिए दैट देयर बिजनेस इज अफेक्टेड बाय कोविड-19। अभी आपको पढ़ के शायद लग रहा होगा कि ये डिक्लेरेशन से मतलब ये तो बहुत ही सिंपल है, ऑब्वियसली हर कोई लिख के दे ही देगा, तो 1 मिनट का काम है। तो डेफिनेटली बहुत ही सिंपल सा डॉक्यूमेंट है, पर बैंक्स क्यों लिखवाते हैं कि कल को फ्यूचर में अगर कभी ये साबित हो जाए कि आपको कोविड-19 का इम्पैक्ट नहीं था या फिर इस पैसे को आप कुछ मिसयूज़ कर लेते हैं, पैसे को उठा के आप स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं, ऐसा कुछ अगर आपके सैंक्शन के एंड यूज़ में, जनरली बिजनेस लोन्स के एंड यूज़ डिफाइंड होते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में नहीं डाल सकते या लैंड में नहीं डाल सकते या और कुछ जुए सट्टे वगैरह में आप नहीं डाल सकते, तो इस तरह का कंडीशन अगर फ्यूचर में कभी आप ब्रीच करते हुए पाए जाते हैं तो फिर जो ये डिक्लेरेशन है गाइज वो फिर कोर्ट में एडमिसिबल होता है। कल को अगर बैंक एनफोर्स कर रही है आपके ऊपर कोई डॉक्यूमेंटेशन तो फिर ये डिक्लेरेशन जो है वो आपके अगेंस्ट जाएगा। तो जस्ट एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ कि ये डिक्लेरेशन सिंपल साउंड करता है पर इसकी भी इंपॉर्टेंस है। सो अब यहाँ पे स्पेसिफिकली एक सेक्शन और कवर किया है बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल्स के लिए। हालांकि ऊपर भी बता ही दिए ब्रॉड डॉक्यूमेंटेशन, बट ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो स्पेसिफिक टू अ बिजनेसमैन है, ये सैलरी वालों पे कभी एप्लीकेबल हो ही नहीं सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रोविजनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑफ फरवरी और मार्च 2020। तो मेरे हिसाब से तो अभी तक प्रोविजनल देने की जरूरत नहीं है, अभी तक तो ऑडिटेड रिजल्ट ही रेडी हो गए होंगे, बट फिर भी यहाँ एक ऑप्शन दिया है SBI ने कि अगर प्रोविजनल देना है तो प्रोविजनल भी दे सकते हैं पिछले साल का मार्च 20 का। देन सेकंड पॉइंट में बात कर रहा है प्रोविजनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन डेट का। तो एज ऑन डेट में से जून या जुलाई में आप जब भी अप्लाई कर रहे हैं तो उस दिन तक में मेजरली आएगा आपका फाइनेंशियल ईयर 21, अप्रैल 20 से लेकर मार्च 21 तक का जो फाइनेंशियल है मेनली वो उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपको देना रहेगा। और अगर आपके पास रेडी नहीं है तो आपको स्पेसिफिकली इस पर्पज़ के लिए बनाकर भी पर सबमिट तो करना ही पड़ेगा। देन थर्ड पॉइंट है एनी अदर डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ ऑफ रिडक्शन इन इनकम इफ अवेलेबल। तो एज अ बिजनेसमैन अभी बैंक भी श्योर नहीं है कि रिडक्शन ऑफ इनकम के लिए और एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या ही होगा। एक तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में दिख जाएगा कि इनकम रिड्यूस हुई है, और उसके अलावा आपके अकाउंट स्टेटमेंट्स में दिख ही जाएगा जो अगले पॉइंट में मैंशन है। तो इन दोनों से वो जो इम्पैक्ट है वो दिख ही जाना चाहिए। उसके अलावा कोई अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है, कुछ ऐसे पब्लिशमेंट्स आए हैं पब्लिक डोमेन में, मीडिया में, जिसमें लिखा है कि आपकी इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली क्या क्या नुकसान हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई होटल या रेस्टोरेंट है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपको देना है तो आप दे सकते हैं थर्ड पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट अगेन बहुत ही सिंपल, अकाउंट स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑपरेटिंग अकाउंट। तो जो भी अकाउंट आपका ऑपरेटिंग करंट अकाउंट है बिजनेस का, उसका अकाउंट स्टेटमेंट, और वो सेम चीज़ है फॉर द लास्ट 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिलीफ। तो ये आपको सबमिट करना रहेगा। RT-PCR अगेन ऊपर वाला ही पॉइंट है सेम। एंड 6 पॉइंट है अगेन सिंपल डिक्लेरेशन फ्रॉम बिजनेस। तो अगेन SBI बीइंग SBI ये चीज़ें जरा रिपीट की गई हैं यहाँ पे, तो हम इसे फटाफट स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं हमारे 7th FAQ पे, जो है अप टू व्हाट डेट कैन आई अप्लाई फॉर रिलीफ अंडर द फ्रेमवर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि अगर ये डेट मिस हो गई तो इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। ये डेट लिखी हुई है, लास्ट डेट टू अप्लाई इज 20th September 21 एट द पोर्टल। तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, पोर्टल जो हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले, उसमें 28 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑन सक्सेसफुल एप्लीकेशन एंड रेफरेंस जनरेटेड, तो आपका एक आई थिंक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, जो यहाँ से समझ में आ रहा है कि एप्लीकेशन सबमिट करते से आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। एंड यू हैव टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशंस एट योर होम ब्रांच फॉर इन्वोकेशन। इन्वोकेशन अगेन एक टेक्निकल टर्म है, इसको जो RBI वाला वीडियो है, जो ग्रीन थंबनेल आपको दिखाया था मैंने शुरू में, उस वीडियो में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो पढ़ लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंड 28 सितंबर गाइस बहुत दूर है, तो अगर आपको पता है कि आपको रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है तो बस आप अभी के अभी इसके डॉक्यूमेंटेशन को कंपाइल करने में लग जाइए और जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। मूविंग ऑन टू FAQ नंबर 8, व्हाट आर द रिलीफ और रिलैक्सेशंस अवेलेबल अंडर द फ्रेमवर्क। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई इतनी सारी हमने बात तो कर ली ऊपर की डॉक्यूमेंट्स क्या देने हैं और क्या है, पर ये सब इतनी मेहनत करने के बाद
लास्ट सवाल ये आता है कि मिलने क्या वाला है इसके अगेंस्ट में, क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो दो चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे। पहला है मोरेटोरियम ऑफ अप टू 24 मंथ्स। तो इसकी बात हमने ऑलरेडी ऊपर कर ली है कि अगर बैंक अप्रूव करता है तो आपको मैक्सिमम 24 मंथ्स का एक आउटराइट मोरेटोरियम मिल सकता है। तो मोरेटोरियम में अगेन बैंक डिसाइड कर सकती है कि आपने क्या देना है, प्रिंसिपल देना है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों नहीं देना है, या सिर्फ इंटरेस्ट देना है, प्रिंसिपल नहीं देना है। तो वो जैसे भी है वो प्लान आपके साथ बैठ के हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। रीशेड्यूलिंग ऑफ इंस्टॉलमेंट्स एंड एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर बाय अ पीरियड इक्वलेंट टू मोरेटोरियम ग्रांटेड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 years। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि ज़रूरी तो नहीं आपको पूरा 24 मंथ्स का जो है वो मोरेटोरियम ही मिल जाएगा, क्योंकि वो तो एक हर बोरोवर चाहेगा ही, बट बैंक से हर किसी को ये नहीं दे सकती कि अगले 2 साल तक आप EMI पे ही मत कीजिए या प्रिंसिपल पे ही मत कीजिए। तो दूसरा ऑप्शन ये बोल रहा है कि ठीक है, हो सकता है आपको मोरेटोरियम 6 महीने तक का दे देंगे, और उसके बाद कैसा है कि आपको ओवरऑल जो टेन्योर है आपके लोन का, तो सपोज आज से अगर 1.5 साल का टेन्योर बचा है ओवरऑल, तो उस 1.5 साल को वो बढ़ा देंगे 2 साल से, तो 3.5 साल हो जाएगा आज से आपका बचा हुआ टेन्योर। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपकी पर मंथ जो EMI आ रही है उसका अमाउंट, मंथली अमाउंट कम हो जाएगा। तो अगर आप से 25,000 देते आ रहे थे तो वो कम होकर शायद आपको 12,000, 15,000 जैसा भी जितना एक्सटेंशन मिलता है, तो आपका मंथली बर्डन कम हो जाएगा। तो शायद मोरेटोरियम पूरे 24 महीने का ना हो, पर मोरेटोरियम खत्म होने के बाद जो आपका मंथली बर्डन है वो एटलीस्ट रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सब बैंक डिसाइड करेगी या प्रपोज करेगी आपको, डिपेंडिंग जो ऊपर आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं वो। अगर आपको ऐसा कैसे कि जॉब लॉस ही हो गई है या बिल्कुल जीरो इनकम पे आप बैठे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है सब बोल के बैठ रहे कि बैंक मोरेटोरियम दे दे। और अगर आप रिडक्शन इन सैलरी वाला केस है या रिडक्शन इन बिजनेस इनकम वाला केस है, तो बैंक भी बोलेगा कि फिर आपका जीरो क्यों करना है EMI, आप जो है रिड्यूस जो EMI दो, आपका टेनर बढ़ा देते हैं, आप कम EMI पे कर दो, तो आपके लिए भी अच्छा है। अगेन वो जो RBI वाला वीडियो है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपको फर्स्ट नंबर पे प्रेफर करना चाहिए और कौन सा लास्ट नंबर पे प्रेफरेंस देना चाहिए आपको, वो सब भी डिटेल में वहाँ पे कवर्ड है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू FAQ नंबर 9, इट सेज वेदर मोरेटोरियम मेंशन्ड अबव विल बी इन एडिशन टू द मोरेटोरियम ऑलरेडी ग्रांटेड बाय द बैंक अर्लियर ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 स्ट्रेस। तो इसके यहाँ पे बात कर रहा है कि लास्ट जो ईयर मार्च 2020 से अगस्त 20 तक मोरेटोरियम जो दिया था, तो पूछ रहा है कि क्या उसके एडिशन में मोरेटोरियम रहेगा। तो येस, वो वाले मोरेटोरियम के जो 6 महीने थे उसको यहाँ कोई काउंट नहीं कर रहा है। तो ये जो 24 मंथ्स का मैक्सिमम जो बेनिफिट की बात हो रही है वो RF 1.0 और 2.0 के बीच में बात हो रही है। तो मार्च से अगस्त वाला मोरेटोरियम कुछ काउंट नहीं होगा। अगर पिछले साल अगस्त वाला जो एक ऑप्शन आया था RF 1.0, उसमें आपने कोई मोरेटोरियम लिया है तो वो इस 24 महीने में से अभी माइनस करना पड़ेगा। सो आई होप ये एकदम सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। सो मूविंग ऑन टू FAQ नंबर 10, वेदर देयर विल बी एनी चेंज इन EMI। तो ऑफकोर्स द आंसर इज येस। हमने आई थिंक ऊपर ऑलरेडी बात कर ली इसकी कि ऑन अकाउंट ऑफ मोरेटोरियम ग्रांटेड द टेन्योर ऑफ योर लोन कैन बी एक्सटेंडेड बाय अ मैक्सिमम ऑफ 24 मंथ्स and the EMI payable after the moratorium will be recalculated and advised to you at the time of documentation। तो सीधी बात है, हमने ऊपर कवर कर ही लिया है कि मोरेटोरियम खत्म होने के बाद अब डिपेंड करता है कि आपका टेन्योर ओवरऑल कितने से बढ़ रहा है या क्या हो रहा है। तो उसके हिसाब से जो भी है वो रिकैलकुलेशन होगा EMI का, वो जब आपका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है इस रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क के अंडर, उस डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉपर्ली आपको एक रिवाइज रीपेमेंट शेड्यूल जो है वो एडवाइस कर दिया जाएगा। सो मूविंग ऑन टू FAQ नंबर 11 नाउ, विल देयर बी एनी चेंज इन द प्राइसिंग ऑफ माई लोन। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये अभी तक मैंने HDFC बैंक कवर किया है, उसमें ये पॉइंट नहीं था, ऐसा कुछ आउटराइट मेंशन नहीं था। तो यहाँ पे SBI ने क्लियरली लिख दिया है कि येस देयर विल बी अ चेंज, एंड वो भी चेंज क्या, ये अच्छी न्यूज़ नहीं है, थोड़ी बैड न्यूज़ है बोरोवर्स के लिए, कि यू विल बी रिक्वायर्ड टू पे एडिशनल इंटरेस्ट ऑफ 0.35% per annum over and above your current pricing in order to offset partial cost of additional provisions required to be made by the bank। तो लास्ट का ये जो पॉइंट है, ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पोर्शन ये एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल है। एज अ बोरोवर हमें बहुत ज़्यादा इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, बट क्विकली एक चीज़ बता दूँ कि जो कोविड रिलेटेड जो भी रिलीव्स या रिस्ट्रक्चरिंग जो है बैंक्स कर रहे हैं, तो उसके सामने उनको एक एडिशनल प्रोविजनिंग, एक रिस्क प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है, जिसके वजह से उनका थोड़ा सा कैपिटल ब्लॉक होएगा, तो जिसके वजह से उनको एक एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी। बट हाँ, ये इतना बड़ा बैंक होके और गवर्नमेंट का सबसे बड़ा बैंक होके अब ये कॉस्ट वो लोग अपने बोरोवर्स पे पास ऑन कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा। बट अगेन, अब जो फैक्चुअल है हम वो यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो आपके लोन पे उन्होंने लिख दिया है कि यू विल बी रिक्वायर्ड टू पे एडिशनल इंटरेस्ट, और यहाँ पे अप टू 0.35% भी नहीं लिखा है, डायरेक्टली लिखा है कि यू विल हैव टू पे एडिशनल इंटरेस्ट ऑफ एक्जैक्टली 0.35%। तो अगर आपका कोई होम लोन है जो भी 7.5% पे चल रहा है, तो बढ़ के जो है आपका 7.85 हो जाएगा। अगर आप ये ऑप्शन कंसिडर करते हैं तो पर गाइस, नीचे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये उन्हीं कैटेगरीज ऑफ लोन को जो है एप्लीकेबल होगा विच आर हैविंग लिमिट। तो फॉर होम लोन कस्टमर्स हैविंग लिमिट अप टू 30 lakhs
एंड अदर पर्सनल लोन्स अदर देन होम लोन, जो भी हमने दूसरे लोन्स देखे एजुकेशन ऑटो वगैरह, वो अदर पर्सनल लोन्स में कस्टमर हैविंग लिमिट अप टू 10 lakhs विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे द एडिशनल इंटरेस्ट। ये थोड़ा सा आई थिंक मैं 1 सेकंड स्पेंड करके वापस हाईलाइट करके कंफर्म कर देता हूँ। ये जो भी येलो में हाईलाइटेड है वो बोल रहा है कि होम लोन कस्टमर्स जो हैं वो अप टू 30 लाख के लोन वाले, उनको ये एलिजिबल नहीं है इंक्रीज इन प्राइसिंग, और दूसरे जो पर्सनल लोन कस्टमर्स हैं उनका अगर अप टू 10 लाख का लोन है तो ये दोनों कैटेगरीज वालों को ये एडिशनल इंटरेस्ट नहीं एप्लीकेबल होएगा। उसके अलावा अगर इन लिमिट्स के ऊपर के लोन्स हैं एज ऑन द डेट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग तो आपको ये एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए सोच समझ के अप्लाई करें। अगर आप बहुत ही श्योर हैं कि आपको ये रिस्ट्रक्चरिंग लेना ही है तो ये बिकॉज ये एडिशनल जो बर्डन आएगा 0.35% का, वो आपके बचे हुए पूरे टेनर में उसका इंपैक्ट आएगा, क्योंकि पूरे रेसिडुअल टेनर के लिए अब ये इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ जाएगा। तो एक बार उसको भी बैलेंस आउट करके एक फाइनल डिसीजन आप ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं FAQ नंबर 12 की, विच सेज वेदर आई वुड बी एलिजिबल फॉर एडिशनल लोन फैसिलिटीज अंडर द फ्रेमवर्क। गाइस ये क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे या बाकी इंटरनेट पे काफ़ी फ्रीक्वेंटली देख रहा हूँ कि बहुत सारे बोरोवर्स ये पूछ रहे हैं कि क्या हमको एक नया लोन ऑल टुगेदर मिल सकता है अंडर रिस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क। तो नहीं गाइज, इसका आंसर क्लियरली नो है। ये जो रिस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क है सिर्फ आपके एग्जिस्टिंग लोन्स के जो पेमेंट टर्म्स है उनको रिलैक्स करने के लिए, कि अगले कुछ महीनों के लिए या तो आपको कुछ ना देना पड़े या आपके ओरिजिनल EMI से थोड़ा कम देना पड़े, दैट्स इट। उसके अलावा कोई भी नया लोन, नया बिजनेस लोन, हाउस लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, कुछ भी नया लोन इस फ्रेमवर्क के अंडर नहीं मिलेगा। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू FAQ नंबर 13, हाउ मेनी डेज विल द बैंक टेक टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट। देखिए गाइज, स्टेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक से ये सब सवाल पूछना थोड़ा सा मतलब मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल यूज़ है हमारे टाइम का। तो ठीक है, यहाँ पे बैंक लिख रहा है कि दे विल एंडेवर, वो लोग ट्राई करेंगे प्रोसेस करने का आपके एप्लीकेशन को विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन। बट आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे बता दूँ कि RBI ने जो है वो आपके एप्लीकेशन डेट से 30 डेज तक का टाइम दिया हुआ है सारे ही बैंक्स और लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को आपकी एप्लीकेशन को इवेल्युएट करने के लिए। तो यहाँ पे SBI बोल रहा है 5 वर्किंग डे, बट अगर अप टू 30 डेज तक अगर ये नहीं भी आ रहा है उनका जवाब, तो आप ज़्यादा कुछ कंप्लेन वगैरह कर नहीं सकते हैं। आपको एक मैक्सिमम आपका माइंडसेट बना के रखना है कि 30 दिन तक का वेट आपको करना पड़ सकता है। इसलिए मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको जल्द से जल्द अप्लाई करें, क्योंकि जितना लेट आप अप्लाई करेंगे बैंक के पास तब तक उतने ज़्यादा एप्लीकेशंस जा चुके होंगे, तो उतना ज़्यादा टाइम आपके एप्लीकेशन पे रिप्लाई आने में लग सकता है। मूविंग ऑन टू FAQ नंबर 14 नाउ, विल आई बी रिक्वायर्ड टू पे एनी प्रोसेसिंग फी फॉर द रिलीफ बीइंग एक्सटेंडेड। तो थैंकफुली इसका जवाब नो है। आई एम वेरी ग्लैड। मुझे ऊपर जब मैं फर्स्ट टाइम में पढ़ रहा था मुझे लगा था अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.35 से बढ़ा दिया है तो शायद कुछ 5-10 हज़ार 20 हज़ार की या कुछ 0.1% जैसी कुछ फीस भी यहाँ पे डाल दी होगी। बट वेरी गुड, कोई अलग से एडिशनल प्रोसेसिंग फ़ी आपको नहीं देनी है अगर आपका रिस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क के अंडर एक पैकेज जो है वो अप्रूव हो जाता है। एंड गाइज, अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आप अगर बने हुए हैं, तो प्लीज़ आपके टाइम का 1 सेकंड निकाल के नीचे इस वीडियो को लाइक कर दें, और आपका कोई कमेंट है या कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पुट कर दें, क्योंकि ये चीज़ें हमको काफ़ी एंकरेज करती हैं इसी तरीके से ऐसे इंसाइटफुल और अच्छे वीडियोज़ बनाते रहने के लिए। सो गाइज, आगे बढ़ते हैं FAQ नंबर 15 पे, जो बोलता है व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू आई नीड टू एग्जीक्यूट आफ्टर सैंक्शन ऑफ रिलीफ अंडर दिस फ्रेमवर्क। तो अब यहाँ पे सिनेरियो की बात हो रही है कि आपका जो अब फ्रेमवर्क के अंडर जो भी प्रपोजल है वो अप्रूव हो चुका है, तो अब क्या। तो वहाँ पे बैंक बोल रहा है कि यू विल बी इशूड एन अरेंजमेंट लेटर। तो इसको आप एक सैंक्शन लेटर का इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। नए लोन का एक सैंक्शन लेटर आता है, वैसे ही आपके इस रिस्ट्रक्चर्ड लोन का एक अरेंजमेंट लेटर आएगा इन डुप्लीकेट। तो मतलब एक ओरिजिनल आपके रिकॉर्ड्स के लिए रख सकते हैं, दूसरा ओरिजिनल आपको साइन करके जो है वो बैंक को रिटर्न करना होगा, और उसमें वो सारी डिटेल्स, रिलीफ सैंक्शन हुआ आपको अंडर द फ्रेमवर्क और जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये सारे उसमें मेंशन रहेंगे। तो गाइज, जस्ट लाइक एनी अदर डॉक्यूमेंट इन योर लाइफ, आप इस अरेंजमेंट लेटर को ध्यान से पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ लीजिएगा कि एग्जैक्टली आपका क्या हो रहा है, कितने महीने तक आपको कोई EMI नहीं देना है, फिर उसके बाद से आपको कितनी EMI देना है, उसके और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं गाइज, पर हमारे क्या ओवरसाइट हो जाता है, तो हमसे मिस हो जाते हैं और बाद में उसका नुकसान हमको होता है। इसका एक क्विकली छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, और गाइज आपके जो भी काम की इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। तो छोटा सा एग्जांपल ये है कि HDFC बैंक ने फॉर एग्जांपल अपने FAQs में ये डाला हुआ है कि अगर आपका इस फ्रेमवर्क के अंडर कोई भी रिलीफ अगर अप्रूव हो जाता है, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड चल रहा है, सपोज आपका मतलब आपका जो रिलीफ अप्रूव हो रहा है वो किसी हाउसिंग लोन का हो रहा है, पर अगर उसी सेम हाउसिंग लोन वाले कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड भी ले रखा है HDFC बैंक से, तो वो क्रेडिट कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा विदाउट एनी इंटीमेशन टू द कस्टमर। मतलब आपको बिना कुछ इंटीमेट किए HDFC बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड को डीएक्टिवेट कर देगी 12 महीने के लिए। तो मिनिमम 12 महीने तक वो कार्ड दोबारा यूज़ नहीं हो सकता है, और 13वें महीने से भी बैंक खुद डिसाइड करेगा कि उसको वो ओरिजिनल लिमिट से कंटिन्यू करना है या रिड्यूस लिमिट से करना है या कैंसिल कर देना है। तो ये एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है जिससे हमें समझ में आता है कि जो अदर टर्म्स एंड कंडीशन है, देखो पढ़ने के लिए 4 वर्ड हैं,
पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लेटर में अच्छे से पढ़ के और आपके बैंक से पूछ के समझ लीजिएगा कि एग्जैक्टली वो छोटे छोटे टर्म्स का मतलब क्या है और उसके ऊपर आपका क्या फ्यूचर इंपैक्ट आने वाला है। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उन वजहों से आप इस रीस्ट्रक्चरिंग को छोड़ दें, डेफिनेटली आप अगर अभी स्ट्रेस में है तो इसको लें, पर आपको पता होना चाहिए, जानते बूझते नहीं कि फिर आपके ऊपर इसके और क्या क्या इंपैक्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो आगे वही दिखा है, यू हैव टू रिटर्न द डुप्लीकेट, तो हमको एक वापस करना रहेगा बैंक को साइन करके। और अगर कोई गारंटर्स हैं इस लोन में तो गारंटर्स को भी अरेंजमेंट लेटर साइन करना होगा उनके कंसेंट के लिए। एंड जो है ये काम जो आपको है वो करना है मैक्सिमम 10 दिन के अंदर अंदर, अरेंजमेंट लेटर की इशुएंस के मैक्सिमम 10 डेज़ के अंदर अंदर आपने करना है। एंड मैं सजेस्ट करूँगा ये सारी चीज़ को आप फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि कल को ऐसा ना आपने 10 की जगह 15-20 दिन लगा दें और बैंक का सिस्टम इसको एक्सेप्ट ना करे या इनके इंटरनल कुछ और ऑडिट की पॉलिसी आ जाए। तो बेटर है कि आप आते से क्विकली उसको रीड करके सब कुछ अगर एक्सेप्टेबल है तो साइन करके रिटर्न कर दें। एंड यू हैव टू सबमिट अ रिवाइज्ड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन और NSCH और ECS मैंडेट। तो ऑब्वियसली बिकॉज आपका जो EMI का अमाउंट है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो एक नए जो अमाउंट की है उसके लिए एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आपको एग्जीक्यूट करके देना होगा। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखी हुई है, मैं आपको बोल दूं कि याद से उसी के साथ साथ, रादर साथ साथ भी नहीं, ये नया स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मैंडेट देने से पहले पुराना वाला डिसकंटिन्यू करवा लीजिएगा, पुराना वाला बैंक से लिखित में डिसकंटिन्यू करवा लीजिएगा। नहीं तो ऐसा होगा कि गलती से दोनों मैंडेट अगर लग गए तो कम EMI जाने की जगह आपकी डबल ना चली जाए। तो प्लीज़ इसको ध्यान में रख के ऑपरेशनली सब याद रखिएगा ये सब करने के लिए भी। सो मूविंग ऑन टू FAQ नंबर 16 नाउ, इट आस्क्स कैन आई अप्लाई फॉर मोर देन वन अकाउंट टू बी रिस्ट्रक्चर्ड। मोर देन वन अकाउंट का मतलब लोन अकाउंट है यहाँ पे। गाइस प्लीज़ इसको करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट वगैरह से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो ये पूछ रहा है कि अगर मोर देन वन लोन अकाउंट है एक ही कस्टमर का SBI के साथ, तो एक हाउसिंग लोन हो सकता है और एक एजुकेशन लोन हो सकता है उसी बोरोवर के बच्चे का जिसमें वो गार्डियन है। ये एक हम सिनेरियो पकड़ लेते हैं। तो वो ये पूछ रहा है कि क्या दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है, तो येस, इसका जवाब है येस, यू कैन अप्लाई फॉर बोथ द लोन अकाउंट्स फॉर रिस्ट्रक्चरिंग। अब आते हैं FAQ नंबर 17 पे। इफ माई अदर लोन अकाउंट एट अदर बैंक इज NPA एज ऑन 31 मार्च 21। तो हमने ऊपर गए तभी पढ़ा था कि अगर लोन अकाउंट जो है वो NPA नहीं होना चाहिए इस रिस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क में एलिजिबल होने के लिए। पर यहाँ पे सवाल में बोल रहा है कि मेरा SBI के साथ जो लोन अकाउंट है वो स्टैंडर्ड है 31 मार्च को, पर किसी दूसरे बैंक के साथ कोई दूसरा लोन चलता है वो NPA हो रखा है 31 मार्च को, तब क्या वो एलिजिबल होगा ऐसा बोरोवर रिस्ट्रक्चरिंग के लिए? सो द गुड न्यूज़ इज येस, सो फॉर एज आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ अकाउंट जो है वो स्टैंडर्ड था एज ऑन 31 मार्च 21, आप वेरी वेल एलिजिबल हैं ये बेनिफिट अवेल करने के लिए। ठीक है गाइस, तो FAQ नंबर 18 पे आते हैं। वन ऑफ माई लोन अकाउंट्स एट SBI इज NPA एज ऑन 31 मार्च 21। तो अगर SBI के साथ ही आपका अकाउंट मार्च 21 को NPA था, तब जो आंसर है वो नो है। आप किसी भी तरीके की कोई भी रिस्ट्रक्चरिंग किसी भी लोन की, SBI के साथ मल्टीपल लोन जो आपके चल रहे हैं अगर, तो उनमें से किसी भी लोन में जो है आप रिलीफ नहीं ले सकते, क्योंकि एज अ बोरोवर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। देन एक टेक्निकल टर्म यहाँ पे कवर्ड है, मुझे लगता है इसका शायद रेफरेंस इनके एप्लीकेशन फॉर्म में होगा, इसलिए यहाँ पे समझा रहे हैं। तो NMI का फुल फॉर्म है नेट मंथली इनकम, and it will be arrived after deducting statutory deduction like EPF, GPF, NPS, income tax etc. from the gross income। तो ये जहाँ तक समझ में आ रहा है सैलरीड जो एम्प्लॉयज़ हैं, सैलरीड बोरोवर्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि बैंक जो अपना NMI निकालेगा, क्योंकि देखिए हमेशा बैंक का जो लोन का रिपेमेंट होएगा वो आपकी नेट इनकम से ही होएगा। तो आपकी सैलरी स्लिप पे ग्रॉस इनकम होती है, उसमें से EPF, GPF, NPS, इनकम टैक्स जो कंपलसरी स्टैट्यूटरी डिडक्शंस हैं वो तो होकर ही आपके हाथ में वो सैलरी आती है। तो बेसिकली इन हैंड सैलरी जो है उसको NMI बोल रहे हैं लोग यहाँ पे। सो FAQ नंबर 20 सेज वेदर इंटरेस्ट विल बी अप्लाइड ड्यूरिंग मॉरेटोरियम। अगेन गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको मैं वापस से ज़रा हाईलाइट करता हूँ येलो में ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा मॉरेटोरियम के दौरान। तो सपोज आपको एक 12 महीने का मॉरेटोरियम मिल गया है ये फ्रेमवर्क के अंडर, तो उसमें आपको इंटरेस्ट लगते रहेगा फ्रेंड्स, इंटरेस्ट लगते रहेगा। माफ़ी कुछ नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ डेफर हो रहा है, वेवर किसी चीज़ का नहीं हो रहा है। तो लास्ट ईयर भी इसके ऊपर आपको याद होगा बहुत कंट्रोवर्सी चली थी, और एंड में सुप्रीम कोर्ट के एक रूलिंग के चलते फिर एक 2 करोड़ तक के लोन्स पे ऊपर जो मार्च से लेकर अगस्त तक मॉरेटोरियम में इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लग गया था या कंपाउंडेड इंटरेस्ट लग गया था, उसको रिवर्सल कराने का अप्रूवल सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था। बट इस बार जैसा मैं आपको वीडियो में पहले ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना हाथ खींच लिया है इस पूरे मैटर में से। तो अब जो है अगर आप मॉरेटोरियम ले रहे हैं ज़्यादा टाइम का, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तो लगते रहेगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी लगते रहेगा। अगेन आई डोंट नो ये SBI का FAQs इस पर साइलेंट क्यों है, एक दूसरा इस पर क्वेश्चन होना चाहिए था। तो आपके ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता रहेगा, इसलिए मैंने अपने वो RBI वाले वीडियो में बोला है
कि मोरेटोरियम कम से कम महीने का लेने का ट्राई करें ताकि एडिशनल बर्डन से आप बच सकें। तो अब हम आते हैं FAQ नंबर 21 पे, विच सेज इफ आई हैव सरप्लस कैश ड्यूरिंग मोरेटोरियम वेदर आई कैन पे EMIs। तो आंसर इज येस, इट इज़ ऑप्शनल। एंड ऐसा अगर कोई पेमेंट आप कर रहे हैं तो एक एडवांस पेमेंट या एक पार्ट प्री पेमेंट जो हम बोलते हैं आप वो कर रहे हैं आपका लोन का, विच इज़ अलाउड। 22nd says my present income is not affected but I foresee an income loss in the future। तो यहाँ पे एक बोरोवर पूछ रहे हैं कि अभी तो इनकम का लॉस नहीं हुआ है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कंपनी का हालत ठीक नहीं चल रहा है और मेरी जॉब से निकलने वाली है, या मेरे बिजनेस का हालत ठीक नहीं चल रहा है और उसमें लॉस होने वाला है। तो ऐसे कोई प्रोबेबिलिटीज़ पे आप काउंट करके अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस फ्रेमवर्क के अंडर। सो द आंसर इज़ नो। वो जो ऊपर FAQ नंबर 2 में जो हमने 5 कंडीशंस कवर किए थे उनमें से एटलीस्ट एक जो है वो फुलफिल हुआ ही होना चाहिए आपको एलिजिबल होने के लिए। FAQ नंबर 23, व्हाट डॉक्यूमेंट आई नीड टू सबमिट टू सपोर्ट माई प्रोजेक्टेड इनकम। अभी प्रोजेक्टेड इनकम तो क्या फ्यूचर है, तो इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, नो डॉक्यूमेंट नीड्स टू बी सबमिटेड। हाउएवर द प्रोजेक्टेड इनकम आफ्टर मोरेटोरियम शुड बी रीजनेबल एंड जस्टिफाइड एंड ऑन डिक्लेरेशन बेसिस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीचे के पॉइंट्स हैं तो ऐसा मत समझेगा कि ये छोटे मोटे हैं और इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका एप्लीकेशन जब पढ़ा जा रहा होगा तो ये सब पे नज़र डेफिनेटली जाएगी। तो आपको डिक्लेरेशन, हमने ऊपर बात की इसके बारे में कि आपको फ्यूचर इनकम जो एस्टिमेटेड इनकम है उसका एक डिक्लेरेशन ही देना है, पर वो जो है आपको एक रीजनेबल एंड जस्टिफाइड होना चाहिए। तो जस्टिफिकेशन में आपको प्रॉपर एक लिख देना रहेगा कि क्यों आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आपकी कितनी सैलरी या कितनी बिजनेस इनकम आएगी। तो एक अच्छे से थोड़ा शांति से सोचकर एक अच्छा स्मार्टली एक टेक्स्ट बनाइएगा ताकि आपका जो केस है वो स्मूथली पास होए। जितना यहाँ पे आप चीज़ें ऊपर नीचे करके लिख देंगे या थोड़ा छुपा के अगर कुछ बैंक से लिख देंगे तो हो सकता है आपकी एप्लीकेशन एक पहले बार में रिजेक्ट हो जाए, बाद में फिर और डिस्कशन हो, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। FAQ 24 है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज अप टू विच द टेनर ऑफ द लोन कैन बी एक्सटेंडेड। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया है SBI ने कि चलो 24 मंथ्स का मैक्सिमम बेनिफिट तो RBI ने अलाउ कर दिया है, बट यार व्हाट इफ कोई बोरोवर है जो ऑलरेडी से 80 ईयर्स ऑफ एज का है, तो क्या उसको 82 के एज तक का भी कॉल लेना है? तो जनरली हर बैंक का अपना एक एज पॉलिसी होता है। तो फॉर एग्जांपल शायद SBI का जो है वो 77 ईयर्स ऑफ एज का एक पॉलिसी रहा होगा कि उसके ऊपर का जो है वो टेन्योर किसी को नहीं देते हैं। जब भी कोई बोरोवर 77 ईयर्स का जिस भी ईयर में हो रहा होता है उसी ईयर में अपना लोन ख़त्म करवा लेते हैं। तो इन दिस केस उनका वो वाला पॉलिसी होल्ड करेगा। तो बोल रहे कि इन केस ऑफ, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ होम लोन, द टेन्योर ऑफ द लोन कैन बी एक्सटेंडेड टिल द प्राइमरी बोरोवर अटेन्स 77 ईयर्स ऑफ एज। तो अगर 2 साल का मोरेटोरियम देने से जो प्राइमरी बोरोवर है, मेन बोरोवर, उसकी एज जो है वो 77 से क्रॉस कर रही है, तो फिर पूरा 24 महीने का बैंक नहीं दे पाएगा, उतने टाइम का दे पाएगा जितने महीने बचे हैं उस बोरोवर के 77 ईयर्स का होने में। और एक एग्जांपल के लिए होम लोन के लिए लिखा उन्होंने खाली, तो आपके अलग अलग लोन्स के लिए ये ईयर्स का जो एज का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग हो सकता है। सो मूविंग ऑन टू FAQ नंबर 25, व्हाट इज़ मोरेटोरियम एंड व्हेन माय नेक्स्ट EMI रिपेमेंट डेट विल कमेंस। तो इसका आंसर है, दिस इज द पीरियड ऑफ लोन टेन्योर व्हेन यू डोंट हैव टू पे EMIs, नेक्स्ट EMI ड्यू डेट विल कमेंस इमीडिएटली आफ्टर मोरेटोरियम इज ओवर। तो यहाँ पे वैसे SBI तो चलो क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि मोरेटोरियम का मीनिंग, वो लोग तो बोल रहे हैं कि आपको EMI देना ही नहीं है। मैं ऊपर बोल रहा था कि चलिए शायद प्रिंसिपल नहीं देना हो, इंटरेस्ट आपको देना होगा, बट ये लोग तो क्लियरली बोल रहे हैं कि आपको EMIs देना ही नहीं है मोरेटोरियम के दौरान। और नेक्स्ट EMI का ड्यू डेट तो इमीडिएटली आ जाएगा जब भी आपका मोरेटोरियम पीरियड ओवर हो रहा है, एज पर रिस्ट्रक्चरिंग जो अरेंजमेंट लेटर में जो आपको आया है मोरेटोरियम पीरियड, उसके बियॉन्ड जो भी फिर नेक्स्ट डेट है उससे आपकी EMI ड्यू हो जाएगी। देन 26 यहाँ पे एक LTV रेशियो की बात की है, लोन टू वैल्यू रेशियो ये होता है। तो उसमें वो ये बोल रहे हैं कि अभी जो आपका लोन टू वैल्यू रेशियो निकाला रहेगा एग्जिस्टिंग लोन में, वो कैसे निकाला रहेगा? आपका एग्जिस्टिंग लोन अमाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ योर वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। तो आपके घर की या सिक्योरिटी की जो वैल्यू है उसका परसेंटेज इस पे लिया रहेगा आपके अभी के ओरिजिनल लोन अमाउंट पे। तो इवेंचुअली अब जब ये हो जाएगा आपका रिस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क में अप्रूव हो जाता है आपका पैकेज, तो उसके बाद वो बोल रहे हैं कि अब प्रेजेंट आउटस्टैंडिंग जो है प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। ये देखिएगा, ये है यहाँ का मैजिक टर्म। अगेन ये बहुत ही नीचे 26वें पॉइंट में डाल दिया है। तो ये बैंक क्लियरली लिख रहा है यहाँ पे कि अक्रूड इंटरेस्ट यानी कि वो जो मोरेटोरियम पीरियड में आप EMI नहीं भर रहे हैं, मतलब आप ब्याज भी नहीं दे रहे हैं बैंक के पैसे पे, तो वो सब कुछ इकट्ठा होते चले जाएगा और उसको इकट्ठा करके प्रेजेंट आउटस्टैंडिंग में ऐड करके एंड फिर बैंक बोल रहा है कि उसके बाद अब जो LTV आ रही है वो डिफाइन की जाएगी। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बैंक एक आपकी LTV भी रिवाइज कर दे, वो बोलते कि चलो ठीक है, मैं आपको मोरेटोरियम देने के लिए या ये कोई टेन्योर का एक्सटेंशन देने के लिए तो रेडी हूँ, पर प्रोवाइडेड कि मुझे रिवाइज्ड LTV जो है वो एक इतने परसेंटेज की मिले। तो जिसके वजह से हो सकता है आपसे एक्सपेक्ट किया जाए कि आपको शायद नई सिक्योरिटी दे दें या कुछ नया कोलैटरल दे दें, ऐसा कुछ दे दें। तो डिपेंड करता है कैसे आपका पैकेज जिसमें इवेल्युएट होता है, तो वो हिसाब से आप देख सकते हैं। FAQ नंबर 27,
व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ रेफरेंस नंबर जनरेटेड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। तो ऑनलाइन जो भी हमने पोर्टल देखा था उसमें OTP के थ्रू रेफरेंस नंबर जो जनरेट हो रहा है उसमें बैंक ने बोला है कि वो सिर्फ 30 डेज़ के लिए वैलिड रहेगा, इसलिए आपके जो भी कंसर्न डॉक्यूमेंट्स हैं वो 30 डेज़ के अंदर अंदर जो है सबमिट कर दे बैंक को। सो 28th FAQ पे आते हैं। माई अकाउंट वॉज स्टैंडर्ड एज ऑन 31 मार्च 21, हाउएवर एज ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन इट इज़ NPA, वेदर आई कैन स्टिल अप्लाई, ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। बहुत सारे बोरोवर्स ऑनलाइन मैंने सवाल देखा है, पूछ रहे हैं कि एज ऑन डेट उनको क्या अभी इतना हम टेंशन में आ रखे हैं सारे बोरोवर्स के, हम तो जून या जुलाई में NPA हो रखे हैं ऑलरेडी, तो हमें तो रिस्ट्रक्चरिंग मिलेगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। RBI ने क्लियरली बोला है कि अगर आप मार्च 21 को स्टैंडर्ड हैं, क्योंकि सेकंड वेव ऑफ कोविड जो आई थी जिसके कारण ये 2.0 फ्रेमवर्क अनाउंस हुआ था, वो सेकंड वेव मार्च कुछ लास्ट वीक के आसपास से स्टार्ट हो गई थी और एकदम अप्रैल फर्स्ट वीक से अपने पीक पे आ गई थी। तो इसलिए अगर मार्च तक आप स्टैंडर्ड हैं तो बस उतना बहुत है, आप अप्लाई कर सकते हैं, फटाफट अप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, वेदर सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स स्कैन्ड इज अलाउड थ्रू ऑथराइज्ड ईमेल एंड कैन इट बी कंसिडर्ड फॉर रिस्ट्रक्चरिंग। तो इसका भी आंसर है येस। फॉर सम रीज़न आप जो ऑनलाइन लिंक है उसके थ्रू अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको कंपाइल करके स्कैन कर लीजिए, बनती कोशिश एक ही साथ कीजिएगा और एक ही मेल में सब कुछ भेजिएगा। और आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जो रजिस्टर हुआ था CIF के थ्रू, कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर्म के थ्रू, उसके थ्रू जो है आप उनको ईमेल कर सकते हैं। हाउएवर उसका आगे लिखा है कि एक बार ये जो आपका हो जाता है, अप्रूवल आ जाता है आपकी रिक्वेस्ट का, तो उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंटेशन होना है, अरेंजमेंट लेटर और उसके बाद का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है लोन एग्रीमेंट्स का, वो सब कुछ फिजिकल में ही होगा, वो कुछ भी स्कैन वगैरह पे नहीं होगा। उसके लिए आपको जो नॉर्मल जैसा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है उसके लिए ब्रांच में जाके करना होगा। ये भी थोड़ा सा सैड है, आई मीन थोड़ा सा बैंक अलाउ कर सकता था कुछ ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह के बेसिस पे, HDFC बैंक ने अलाउ किया है ये सब, बट ठीक है, बीइंग अ गवर्नमेंट बैंक आई थिंक ये लोग ये नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, वेदर द रिक्वेस्ट फॉर रीस्ट्रक्चरिंग कैन बी सबमिटेड एट ब्रांच और CPCs। तो आई थिंक ऊपर हम सफिशिएंटली ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि इसका आंसर येस है कि कस्टमर्स अगर कुछ डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं ऑनलाइन पोर्टल एक्सेस करने में, या SBI के तो लोन्स एकदम रूरल से रूरल, रिमोट से रिमोट एरियाज में भी गए हुए हैं, वहाँ पे कई बार इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम वगैरह होता है, तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है ऑनलाइन लिंक के थ्रू नहीं हो पा रहा है तो आप वेरी वेल ब्रांच में भी जाकर इसको कर सकते हैं। हालांकि ब्रांच में जब आप जाते हैं तो लिखा हुआ है कि OTP जो जनरेट हो रहा है वो आपको शेयर करना पड़ेगा बैंक के ऑफिशियल्स के साथ, ताकि वो फर्दर प्रोसेस कर सकें आपका एप्लीकेशन। एंड 32nd पॉइंट है, व्हाट इज़ द ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, SBI ब्रांच का कोई स्टाफ है जो सही से आपको अटेंड नहीं कर रहा है, या आपको लगता है कि कोई एक बहुत ही इनवैलिड रीज़न देके आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी गई है, तो ऐसे कोई भी अगर कंप्लेंट्स है आपके तो आप हाईलाइट कर सकते हैं लोकल हेड ऑफिसेज में। ये कुछ डेजिग्नेशंस मेंशन है यहाँ पे, इसको आप SBI के वेबसाइट पे थोड़ा अच्छे से सर्च करके और वो हिसाब से कंसर्न अथॉरिटी को एस्केलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ भी बात नहीं बनती है तो आप SBI के MD एंड CEO को भी कंप्लेन कर सकते हैं। वहाँ से भी बात नहीं बन रही है तो अगला लेवल होता है कि आप RBI का जो ओम्बड्समैन है वो भी एक ग्रीवेंस रिड्रेसल है सारे ही बैंक्स के लिए, वहाँ पे भी जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं आपकी कंप्लेन। एंड लास्ट अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा क्वेरीज चल रहे हैं इस पर भी ऑनलाइन। ये पूछ रहा है कि ऑप्टिंग फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ रिटेल पर्सनल लोन वेदर माई CIC स्कोर्स विल बी अफेक्टेड। CIC स्टैंड्स फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, जो आपके क्रेडिट ब्यूरोज हैं सिबिल के टाइप के, तो वो जो स्कोर्स देते हैं बोरोवर्स को, क्या वो अफेक्ट होंगे अगर ये रिस्ट्रक्चरिंग ली जाती है तो? इस पर रिस्पॉन्स पढ़ लेते हैं, थोड़ा ग्रे सा रिस्पॉन्स दिया है, बहुत क्लियर रिस्पॉन्स दिया नहीं है। यहाँ पे SBI लिख रहा है कि द क्रेडिट रिपोर्टिंग बाय द बैंक टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज where the resolution plan is implemented under resolution framework 2.0 shall reflect as restructured due to COVID-19 to the CICs. The credit history of the borrowers shall be consequently be governed by the respective policies of CIC as applicable to the accounts that are restructured. तो यहाँ पे बैंक बोल रहा है कि देखो हम जो रिपोर्टिंग करेंगे इन कंपनीज को वो हम तो क्लियरली लिख के करेंगे कि अकाउंट इज रीस्ट्रक्चर्ड ड्यू टू COVID-19। तो इसका एक बैकग्राउंड ये है गाइस, रीस्ट्रक्चरिंग कोविड के पहले भी होती थी। कोई अगर दूसरे रीजंस के वजह से आपके बिजनेस में कुछ लॉस हो जाता था या कोई रीजन से जॉब चली जाती थी तो पहले भी रिस्ट्रक्चरिंग होती थी और ऑब्वियसली उसका तो एक नेगेटिव इंपैक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पे आता ही आता था। बट अभी बैंक बोल रहा है कि देखिए हम तो रिस्ट्रक्चर ड्यू टू कोविड क्लियरली लिख के रिपोर्ट कर देंगे, उसके आगे अब जो क्रेडिट स्कोर या हिस्ट्री है बोरोवर्स की वो गवर्न होगी रिस्पेक्टिव पॉलिसीज ऑफ द CIC का। अब सिविल की खुद की अब जो भी पॉलिसी है कि वो कोविड रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स को कैसे ट्रीट कर रहा है उसके हिसाब से गवर्न होगा आपका सिविल स्कोर। तो इसके ऊपर अभी हम भी और थोड़ी सी रिसर्च कर रहे हैं। देखिए ब्रॉडली तो यही बोला गया है और RBI की जो गाइडलाइन है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपके अकाउंट्स को एज गुड एज स्टैंडर्ड ट्रीट करते हुए ही ये पूरी रिस्ट्रक्चरिंग होगी। एज गुड एज स्टैंडर्ड मतलब कि आपको रिस्ट्रक्चर्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए किसी भी क्रेडिट कंपनी द्वारा।
तो यहाँ पे मेरे हिसाब से होगा ये कि क्रेडिट कंपनी सिर्फ उस एक्सटेंट तक आपके स्कोर को चेंज करेगी, अफेक्ट करेगी, जितना कि एक नए लोन के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कुछ टेन्योर वगैरह इसमें एक्सटेंड हो रहा है तो आपका ऑब्लिगेशन एक फ्यूचर ईयर तक जा रहा है। तो पहले अगर 2024 में आपके ऑब्लिगेशन खत्म हो रहे थे, अब 2026 में हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो बस 2 साल से अब जो बढ़ जा रही है आपकी ऑब्लिगेशन अंडर द सेम लोन, उसको एडजस्ट करने के लिए आपके स्कोर थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे। बट अदरवाइज इसको एज अ डिफॉल्ट मानते हुए या ऐसा कोई एनपीए मानते हुए वो वाले जो प्रॉब्लम आते हैं स्कोर के ऊपर, वो प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। बट स्टिल एज आई सेड, इस पर भी थोड़ी सी और स्टडी हम कर रहे हैं एंड हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ही बना दें कि क्रेडिट स्कोर्स के ऊपर ये कोविड रिस्ट्रक्चरिंग का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो आप वॉच आउट कर सकते हैं, चैनल को वेट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आपके टाइम का 1 मिनट निकाल के आप सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे के लाल बटन प्रेस करके, ताकि ऐसे सारे यूजफुल वीडियोस जो हैं वो आपको भी टाइमली मिलते रहें। तो गाइज यहाँ पे हमारे सारे FAQs तो खत्म हो जाते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट एनालिसिस, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, हमने पॉइंट बाय पॉइंट सारे ही पॉइंट्स को कवर कर लिया है। पर अब एक और बात रह जाती है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म दिखने कैसे वाला है, उसके फील्ड्स कैसे हैं। तो क्विकली आइए उस पर ही बात कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में, ताकि अगर उसके किसी फील्ड में आपको उसको फिल करने में परेशानी हो रही हो तो वो भी सॉल्व हो जाए। तो गाइज हम वापस आ जाते हैं SBI के मेन वेबसाइट होम पेज पर, और यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बॉटम राइट कॉर्नर में आप अनाउंसमेंट्स में देख पा रहे होंगे, पहला ही ऑप्शन है फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग फॉर लोन्स अप टू 10 lakhs फॉर यूज बाय MSMEs एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे इंडिविजुअल लोन्स की बात नहीं हो रही, पर अभी जो हमने FAQs पढ़े ये 33 पॉइंट्स के, ये एप्लीकेबल थे इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन को। जैसा हमने देखा बिजनेसमैन एंड सेल्फ एम्प्लॉयड सब जगह कवर्ड थे। तो जो स्मॉल बिजनेसमैन अगर आप हैं तो उसके लिए अगर आपका अप टू 10 लाख का लोन है, तो ये मैंने क्लिक किया इस पर, ये एक रिस्ट्रक्चरिंग का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो गया है। तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक डिटेल्स हैं, हम ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड बिना किए क्विकली कवर कर लेते हैं। तो नेम एंड एड्रेस लिखना है आपको यूनिट का और प्रोप्राइटर का, फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपका, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है जैसा कि, फिर ये सारे फैक्चुअल डिटेल्स हैं यहाँ पे आपके, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, GST रजिस्ट्रेशन नंबर, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर। तो अगर आप एक MSME कैटेगरी में क्लासीफाई कर रहे हैं तो ही आपको एप्लीकेबल है, अगर आप MSME नहीं है तो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको एप्लीकेबल नहीं है। फिर ये पैन नंबर है, एक्टिविटी में आपका बिजनेस एक्टिविटी का क्या नेचर है वो आ जाएगा, एज इन ये 4 ऑप्शंस दिए मैं उसके सामने। एक्टिविटी में आपको एक टिक करना है इन चारों में से कि आप मैन्युफैक्चरिंग में है, ट्रेडिंग में है, सर्विसेज में है, या इसके अलावा किसी अदर्स में है। और अगर अदर्स में है तो आप चाहें तो ये ब्लैंक स्पेस में लिख भी सकते हैं कि आप क्या एक्टिविटी ऑफ बिजनेस में है आपकी फर्म। एंड फिर अगला पॉइंट है ब्रीफ ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है रादर, यहाँ पे जो बोरोर है वो डिक्लेयर कर रहा है कि आई हैव अवेल्ड फॉलोइंग लोन फैसिलिटीज़ फ्रॉम द बैंक फॉर मीटिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे आपको आपके हर लोन का, अगर मल्टीपल लोन्स हैं तो हर लोन का अकाउंट नंबर लिखना है, यहाँ पे फैसिलिटी का नाम लिखना है, क्या फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं आप और कितने की लिमिट है, और बैलेंस यानी कि आज के दिन में आउटस्टैंडिंग कितना है। देन अगला टेबल में यहाँ पे हमसे मांग रहा है फाइनेंशियल्स ऑफ द यूनिट। तो फाइनेंशियल्स ऑफ द यूनिट में वो बोल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के आपका नेट सेल्स और प्रॉफिट लिख दीजिए। देन फाइनेंशियल ईयर 21 का सेल्स और प्रॉफिट, और सिमिलरली अभी फाइनेंशियल ईयर 22 में जो भी 2-3 महीने बीते रहेंगे, तो जो भी आपका डेट ऑफ एप्लीकेशन है उसके 1 महीने पहले तक का जो प्रोजेक्टेड सेल्स है और जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट है वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। अब इसके बाद नीचे वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये देखिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं, बोरोवर से लिखवा रहे हैं कि आई रिक्वेस्ट यू टू अरेंज फॉर एंड प्लीज टिक एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में देखिए क्या ऑप्शंस दे रहे हैं, और बोरोवर को बोला गया है इसमें उसको टिक करके बताना है कि वो क्या रिक्वेस्ट कर रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट है रीस्केड्यूलिंग ऑफ टर्म लोन इंस्टॉलमेंट्स बाय एक्सटेंडिंग रीपेमेंट पीरियड बाय 6 और 12 और 18 और 24 मंथ्स इंक्लूडिंग अ मोरेटोरियम पीरियड ऑफ, अगेन इनमें से कोई एक ऑप्शन एज पर द RBI गाइडलाइंस। तो उसको एक अगर समराइज्ड वर्जन में समझा दूँ तो ये है, यहाँ पे बोरोवर रिक्वेस्ट कर रहा है। तो SBI ने 4 ब्रैकेट्स में इसको बांट दिया। SBI ने बोल दिया कि हम अलग अलग तरीके की ना टेन्योर्स नहीं करेंगे कि 8 महीना 9 महीना से ऑड नंबर्स में कुछ नहीं करेंगे, हमने 4 कैटेगरीज बना दी हैं, इसी कैटेगरीज में सारे बोरोवर्स को क्लासीफाई करेंगे। तो यहाँ पे बोरोवर से लिखवा रहे हैं कि आपको कितने महीने का जो है वो रीस्केड्यूलिंग चाहिए इंस्टॉलमेंट्स का। तो 6 महीने का, 12, 18 या 24, तो आप आपके हिसाब से इसको टिक कर सकते हैं जितना भी आपको चाहिए। एंड उसके बाद ये जो पूरा एक्सटेंशन आप मांग रहे हैं टेन्योर का, फॉर एग्जाम्पल आप पूरे 24 महीने का एक्सटेंशन इन द टेन्योर तो मांग रहे हैं, बट उसके अंदर क्या आप मॉरेटोरियम भी पूरे 24 मंथ्स का मांग रहे हैं? मे भी नहीं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मॉरेटोरियम में जितना भी ब्याज आप नहीं दे रहे हैं वो सारा एक्यूमुलेट होते रहेगा, और उस सारे एक्यूमुलेटेड ब्याज पे भी और ब्याज लगते रहेगा। तो इसलिए फॉर एग्जाम्पल आपकी रिक्वेस्ट है कि मुझे आप टेन्योर तो पूरा 24 महीने से एक्सटेंड कर दीजिए, पर मेरे को मॉरेटोरियम खाली 6 या 12 महीने का दे दीजिए।
तो जो भी आप चाहते हैं, आपका जो डिज़ायर्ड यहाँ पे लिस्ट है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट CC/OD बोरोवर्स के लिए, वो FAQs में उससे रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं था, बट यहाँ एप्लीकेशन में एक अगर फर्म ने CC या OD अकाउंट लिया हुआ है तो उसमें उनसे भी वो पूछा जा रहा है कि अगर वो कोई FITL या WCTL टाइप का कुछ एक लोन अवेल करना चाहेंगे एज अ कोविड रिलीफ। तो इस फॉर्म में बस इतना ही है। आपको नीचे आपके डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो करेक्टली डाल के, आपका प्लेस डाल के, और जो भी बोरोवर्स लिखा है यहाँ पे, बिकॉज अगर सिंगल बोरोवर है या फिर को बोरोवर्स हैं तो जितने भी बोरोवर्स हैं वो सब यहाँ पे साइन कर दें और इसको टाइमली जो है सबमिट कर दें। अगर आप ब्रांच में सबमिट कर रहे हैं तो आई थिंक इसका प्रिंट आउट लेके, जैसे मैंने बोला, वैसे फिलअप करना रहेगा। अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ऑनलाइन ये सारी फील्ड्स जो हैं वो उनके वेबसाइट पे रेप्लिकेटेड रहेंगे और वहाँ पे सारा डेटा जो है आप ऑनलाइन फीड करके सबमिट कर सकते हैं। तो गाइज अब हम वापस आ जाते हैं वेब पेज पे और यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन में चलते हैं कि अगर आप एक MSME या बिजनेस एंटरप्राइज हैं और आपका लोन 10 लाख से ऊपर है और अप टू 25 करोड़, जिसको बाद में RBI ने तो रिलैक्स करके 50 करोड़ भी कर दिया है, यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है शायद, तो उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसा दिखेगा। तो उनके लिए जो फॉर्म है थोड़ा सा और डिटेल्ड है, 3 पेज का है। तो अगेन ये ऊपर जो है ब्रीफ जो प्रोफाइल है, जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं आपके फॉर्म के, वो आ जाएंगे यहाँ तक। तो अप टू GST रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन, सब कुछ सेम ही है। वेदर यूनिट इज़ एन MSME यहाँ पे पूछ रहा है, तो अगेन येस है तो आपको ऊपर उद्यम नंबर भी लिखना है। एक्टिविटी बताना है, बैंकिंग अरेंजमेंट, तो यहाँ पे अगर एक ही बैंक है आपकी फर्म में तो आपको सोल बैंकिंग टिक करना है, और अगर मल्टीपल बैंक्स है तो मल्टीपल, और बैंक्स का अगर कंसोर्शियम फॉर्म हुआ है तो कंसोर्शियम। फिर उसके अलावा है IRAC स्टेटस। IRAC स्टेटस का मतलब होता है कि आप क्या ब्रैकेट में ओवरड्यू चल रहे थे। तो आप ऐसे में 0 चल रहे थे, दैट मीन्स आप 0 से 30 डेज़ के बीच में ओवरड्यू थे, या अगर 31 से 60 में थे तो ऐसे में 1, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको आपकी जो भी कैटेगरी थी एज ऑन मार्च 21 वो सिलेक्ट करनी है। अगर आप NPA थे एज ऑफ मार्च 21 तो आप एलिजिबल ही है नहीं, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं, हाँ उसके आगे पूछा गया IRAC स्टेटस एज ऑन डेट। तो अगेन मार्च में हो सकता है आपकी स्थिति कुछ हो कि आप SMA 2 हो रखे हो या SMA 1 हो रखे हो, बट एज ऑन डेट आपका स्टेटस अलग भी हो सकता है, आप NPA भी हो सकते हैं। तो जो भी स्टेटस है आप डिक्लेयर कर दें यहाँ पे। देन डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर्स, ये फैक्चुअल डिटेल्स हैं यहाँ पे मेंशन करने हैं। डिटेल्स ऑफ एसोसिएट कंसर्न और सिस्टर कंसर्न और ग्रुप कंपनीज। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो बोरोवर्स हैं वो मल्टीपल फर्म्स के थ्रू बिजनेस करते हैं, तो जो भी आपके मल्टीपल फर्म्स हैं उनका नेम वाइज जो है ये सारे डिटेल्स आपको देने हैं कि उनमें क्या बिजनेस एक्टिविटी चल रही है, उनका SMA स्टेटस क्या था, कि कौन से बैंक के साथ बैंक कर रहे हैं, लोन लिमिट फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड क्या ले रखी है, और उनके फाइनेंशियल्स एज ऑन डेट ब्लैंक छोड़ दिए। तो आप आपके हिसाब से एक जो भी लेटेस्ट डेट के फाइनेंशियल्स अवेलेबल हैं वो डेट आप यहाँ पे डाल के, और नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट और टेंजिबल नेटवर्थ, ये 3 जो फिगर्स हैं आपके फाइनेंशियल से वो आप मेंशन कर सकते हैं। एंड ये सारे अमाउंट जो है गौर करिएगा, यहाँ पे इन लैक्स पूछे हैं, तो गलती से आप उसको करोड़ में या थाउजेंड में मत लिख दीजिएगा, इन लैक्स ही जो है वो अमाउंट्स को यहाँ पे लिखिएगा। अगले पॉइंट में पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज़ विद द बैंक्स। तो आपके बैंक्स के साथ, ओवरऑल सब बैंक्स के साथ पुट टुगेदर कितने की CC या OD चल रही है, तो उसकी लिमिट कितनी है, ड्राइंग पावर अभी कितनी सेट है, आउटस्टैंडिंग एज ऑन दैट डेट कितना है, और उसमें ओवरड्यूज अगर किसी अमाउंट के चल रहे हैं तो कितने अमाउंट के चल रहे हैं। और सिमिलरली ये सारी डिटेल्स फिर बिल डिस्काउंटिंग, टर्म लोन्स, FITL, WCTL, LCBG, इन सभी चीज़ों के लिए देना है। देन आपके बिटवीन द वेरियस बैंक्स शेयरिंग अरेंजमेंट क्या है वो यहाँ पे पूछा है कि फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड के बीच में कौन से बैंक का कितना कितना शेयर है, वो परसेंटेज शेयर आप यहाँ पे आपको मेंशन करना रहेगा, और बैंक वाइज लिमिट्स जो है वो यहाँ पे मेंशन करनी रहेगी। देन लोन्स विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFCs एंड ओवरड्यूज इफ एनी। तो ऊपर जो यहाँ पे बैंक्स की बात कर ली, अब नीचे बोल रहा है कि बैंक्स के बाहर अगर कोई प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के साथ अगर आपके कोई लोन्स चल रहे हैं और उनमें अगर कोई ओवरड्यूज चल रहे हैं, तो वो लोन एंड ओवरड्यू दोनों की जानकारी जो है वो आपको इस बॉक्स में फिल करनी है। देन नेक्स्ट सेक्शन आपके फाइनेंशियल्स का है, तो आपके फाइनेंशियल्स 2019 की ऑडिटेड, फिर 20 की ऑडिटेड, तो इस तरह से जहाँ तक के भी मांगे वहाँ तक के आपको ये 3 फिगर्स जो हैं, नेट सेल्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये 3 फिगर्स ये सारे सालों के आपको भरने। अगेन एस्टिमेटेड या प्रोजेक्टेड भरते टाइम रीजनेबल जस्टिफिकेशंस आपके रेडी रखिएगा ताकि वो आप उनको समझा पाएँ। देन अगर आप एडिशनल वर्किंग कैपिटल मांग रहे हैं, ऊपर की सारी बात थी, हम टर्म लोन्स की बात कर रहे थे अभी तक, जिसमें हम EMIs जो है वो रीशेड्यूल करवा रहे हैं, पर आपकी वर्किंग कैपिटल जो लिमिट्स है CC/OD टाइप की, अगर उसमें भी कोई ये चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, तो फिर ये टेबल भी आपको फिल करना रहेगा, जिसमें आपको लिखना है कि आपकी एक्चुअल सेल्स कितनी है और वर्किंग कैपिटल साइकिल अभी इन डेज कितनी आ रही है, और प्रोजेक्टेड FY22 में ये सब कितने पे प्रोजेक्टेड है, तो ये सब आपको लिख के बताना है।
ताकि वो एसेस कर सकेंगे आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल के ऊपर कितना स्ट्रेच आ रहा है इस साल में, और वो हिसाब से कुछ एडिशनल जो है वो लिमिट्स दे सकें। एंड देन अगेन लास्ट में आपसे डिक्लेयर करवा रहा है कि आपके ऊपर कोविड सेकेंड वेव का स्पेसिफिकली आपके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। एंड अगेन यहाँ पे भी सेम वही ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपको जो रीस्केड्यूलिंग चाहिए आपके टर्म लोन इंस्टॉलमेंट्स की, वो कितने महीने के लिए चाहिए। अगेन ये 4 में से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है, और फिर उसमें से आपको मोरेटोरियम कितने महीने का चाहिए। अगेन ये सिर्फ आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपका यहाँ पे टिक कर देना आपको मिलने बराबर नहीं है। ये टिक करने के बाद बैंक आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिकॉर्ड कर लेगी और फिर अपना डिसीजन बताएगी कि इवेंचुअली उनको कितना देना है। एंड एज यूजुअल एंड में आपको सही डेट डालनी है, प्लेस डालना है, और सारे ही बोरोवर्स का सिग्नेचर लेके, और अगर फर्म या कंपनी या पार्टनरशिप फर्म है तो उसका स्टैम्प लगा के ये सबमिट करना रहेगा। और ये चेकलिस्ट है जिसकी बात हमने ऑलरेडी FAQs में कर ली है, वो पूरी अगेन यहाँ पे भी मेंशन्ड है। तो उस चेकलिस्ट के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वो आपको सबमिट करना होगा। सो ग्रेट गाइज, दिस ब्रिंग्स अस टू एन एंड टू दिस कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑन SBI's रीस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क 2.0। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स में उन्हें पूछ सकते हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर पाएँ। एंड चैनल के बचे हुए वीडियो जरूर चेकआउट कर लें। मैं कुछ फोटोज़ यहाँ पे डाल रहा हूँ आपके लिए, जहाँ पे हमने MCLR बेस रेट वगैरह पे काफ़ी अच्छे से कवरेज कर रखा है। एंड उसी के साथ साथ जो करंट अकाउंट को लेकर लास्ट अगस्त में RBI की गाइडलाइन आई थी, उस पर भी एक बहुत ही डिटेल्ड प्रीमियम वीडियो हमारे चैनल पर डला हुआ है, तो वो सब आप प्लीज़ चेकआउट करें। उसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन का जो बॉक्स है उसमें मैंने डाल दिया है। और इसी के साथ साथ जो हमारे रीस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क का 1.0 का पॉलिसी था RBI का, फिर जो 2.0 का पॉलिसी था, फिर SBI का ये जो सारे लिंक है जिसके थ्रू हमने जाके विजिट करके और ये सारे उनके लिंक्स हमने स्टडी किए हैं, वो सब भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। तो आप क्विकली बस उन पर क्लिक करके इमीडिएटली वेबसाइट खोल के और इस वीडियो को देखते देखते साथ में खोल के रेफर कर सकते हैं। सो ग्रेट गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप आप फटाफट स्लॉट्स बुक कर करके खुद को और अपनी फैमिली को वैक्सीनेट करवा रहे हैं, ताकि आप कोविड-19 से बच के रह सकें। एंड इसी तरह से अपना ख्याल रखिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड बाय एंड थैंक यू।